और जनता का जो प्रमुख है, जनता के द्वारा चुना गया हो, यह रिपब्लिक है। हालांकि हमारे गणतंत्र से रिपब्लिक के बीच में तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास किया गया, इसलिए हम रिपब्लिक को ही गणतंत्र समझ बैठे। लोकतंत्र का मतलब होता है, लोक का मतलब होता है नागरिक या जनता। अब तंत्र का मतलब होता है बंधन, जैसा कि हमारे भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी पांडे सर ने आप लोगों को बताया होगा। लेकिन गण का मतलब क्या होता है और गण का मतलब क्या होता है? गणतंत्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हो रही है? तो आम अवधारणा के मुताबिक जो भारतीय संस्कृति है, इसके अनुसार गण का मतलब होता है समूह। लेकिन एक और चीज इसमें छुपी हुई है जो लोकतंत्र से गणतंत्र में भेद उत्पन्न कर रही है कि गण शब्द से भी गण की उत्पत्ति हुई है। गणना, गणित, गणित, गणना, गण्य, इन सभी शब्दों की भी उत्पत्ति एक जैसी है। तो समूह तो पशुओं का भी होता है, लेकिन पशु गण नहीं हो सकते। आप शब्दों से ज्यादा भावनाओं पर ध्यान देंगे। क्या पशुओं के समूह को हम गण कह सकते हैं? नहीं कहा जा सकता है। गण, गणना, गणित, गणवेषण, ऐसे कई सारे शब्द हैं। तो गण का अर्थ जो ये उभर करके आ रहा है मनुष्यों के समूह के रूप में, तो यहां विचार से होता है। सुने होंगे आप लोग, गांव देहात में पंडित जी गणना कर रहे हैं। तो गणना करने का अर्थ क्या है? विचार कर रहे हैं। तो यहां आप लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। और जब लोकतंत्र पे गणतंत्र शासन कर रहा होता है या गणतंत्रीय स्वरूप चल रहा होता है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि किसी भी लोकतंत्र को विचारवान लोगों का बंधन शासन कर रहा है। यानी कि लोकतंत्र को मार्ग निर्देशित करने का जो कार्य करता है, वह विचारवान लोगों का समूह करता है। इस रूप में हमारा गणतंत्र कहीं न कहीं पश्चिमी लोकतंत्रीय रिपब्लिकन प्रणाली से भेद करता है। आज हम जिस लोकतांत्रिक प्रणाली में जी रहे हैं, 1947 के पश्चात 1950 में भारत पहले गणतंत्र के रूप में उभर करके सामने आ रहा है 26 जनवरी को। उस समय हमारे लोकतंत्र में विचारवान लोगों का नियंत्रण था और वो इस गणतंत्र को प्रतिबिंबित कर रहे थे। चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जो पहले राष्ट्रपति के रूप में हमारे बीच आए। और इस लोकतंत्र पे गणमान्य लोगों का, गणमान्य केवल समूहों के द्वारा मान्य नहीं है, गणना विचारवान लोगों के समूहों का शासन था। और यही कारण है कि जब देश आजाद हो रहा है तो 12% की साक्षरता दर थी हमारी और 10.7% हमारी जीडीपी थी। लेकिन 5 साल के भीतर इन गणमान्य लोगों ने और इन गणवान लोगों ने, जिनके अंदर विचारशील लोग थे, इन लोगों ने 5 वर्ष के भीतर देश की अर्थव्यवस्था को +3.8 तक पहुंचा दिया। यानी प्रारंभ से ही भारतीय लोकतंत्र में जो विचारवान लोग हैं, ये अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते रहे हैं, इसको सही दिशा निर्देश देते रहे हैं। चाहे राजतंत्रीय प्रणालियां भी क्यों ना उभरी हो, उसमें भी विद्वान लोगों की अपनी एक अलग मान्यता रही है। आज हम 73 वर्षों का सफर तय कर चुके हैं। 2014 तक आते आते हम विश्व की 5वीं और 6वीं महाशक्ति के रूप में हमारी गणना हो रही थी। देश की विकास दर 8% के आसपास थी। लेकिन बदलते हुए समय के साथ जो हमने वैचारिक क्रांति आज से 2000 या 5000 वर्ष पूर्व की थी, वो वैचारिक क्रांति शिथिल पड़ने लगी। और ज्ञान विज्ञान जो हम अपने से अधिक तर्कवान और विद्वान लोगों से सीखते थे और उसे हम प्रमाणित मानते थे, पूरी बौद्धिक क्षमता हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और मीडिया मैनेजमेंट के जरिए तय होने लगी है। कोई भी राष्ट्र अगर विद्वानों के मार्गदर्शन से नहीं चलता है तो उसमें सफल होने की संभावनाएं कम होती हैं। आज राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक आत्म अनुभूति है, एक आत्मीय लगाव है।
1947 में जो भारत बटा था वह भूभाग बटा था, और भूभागों के बटने से राष्ट्रों के बंटवारे नहीं हुआ करते हैं। राष्ट्र तब बटता है जब लोगों की आत्माएं मर जाती हैं। जो एक दूसरे के प्रति आत्मीय लगाव है, जब वह दूर होने लगता है, एक दूसरे से लोग कटने लगते हैं, तो राष्ट्र मरने लगता है। और पिछले कुछ वर्षों से हम आत्मीय रूप से एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। हम विद्वानों के मार्गदर्शन की बजाय मीडिया का मार्गदर्शन अधिक ले रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान अधिक अर्जित कर रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि हम एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। अगर कोई विद्वान तर्क देता है तो हमें या सरकार से प्रश्न पूछता है, गणतंत्र की विशेषता है कि हम सरकारों से प्रश्न पूछें, लेकिन जैसे ही हम सरकारों से प्रश्न पूछ रहे होते हैं, हमारे ऊपर आरोप लग रहा होता है कि ये कांग्रेसी है, ये आपी है, ये है, ये फलाने है, ये धमाके है। नहीं, प्रश्न सरकार से ही पूछे जाते हैं। किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी गणतंत्रीय शासन प्रणाली में विपक्ष से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यही हमारे इस गणतंत्र का आधार है। तो इस गणतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम और आप आत्मीय रूप से एक दूसरे से अलग ना हो। राष्ट्रवाद बहुत अच्छा है, वह हिंदुत्व के रूप में हो सकता है, संस्कृति के रूप में हो सकता है, संस्कार के रूप में हो सकता है, गंगा जमुनी संस्कृति के रूप में हो सकता है। और यह संस्कृति के रूप से अगर देखा जाए भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से, तो वीर सावरकर जी ने बहुत ही बेहतर कहा है कि यह संस्कृति ही हम सभी को आपस में बांधे रखती है। और जब हिंदू संस्कृति की हम बात करते हैं, एक धर्म के रूप में हिंदुत्व को देखते हैं, तो हिंदू धर्म एक आत्मगोपन है और हिंदुत्व आत्म प्रदर्शन। इससे केवल हम ही प्रेरित नहीं हुए हैं, पराधर्मी भी हमसे प्रभावित हुए हैं इस हिंदू धर्म से, इसकी आत्मगोपनीयता की प्रवृत्ति से, चाहे रोनाल्ड निक्सन हो या फिर वर्तमान में कई आधुनिक विद्वान हो। तो यह इसलिए है क्योंकि हम में राष्ट्रवाद बाहर से आरोपित नहीं किया गया। किसी शासक के द्वारा आरोपित करने से राष्ट्रवाद जन्म नहीं लेता है। हमें स्वयं आत्म अनुभूत करने की आवश्यकता है, और यह हमारी प्राचीन सभ्यता का एक अंश है। वसुधैव कुटुंबकम की जो ऋग्वैदिक सभ्यता है, उसको हम कभी भी त्याग नहीं कर सकते हैं, और यही हमारे गणतंत्र होने की पहचान है। राष्ट्रवाद तो 16वीं 17वीं शताब्दी में पश्चिमी मूल्यों से निकल करके आ रहा है, जहां एक समूह वाद, कोई भी वाद है, वाद का मतलब ही इज्म है, इज्म का मतलब है सुप्रीमेसी ऑफ माइंड, सुप्रीमेसी ऑफ आइडियोलॉजीज। लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, और विश्व के सभी समूह, गण का मतलब समूह, जैसा कि भाषाविद डॉक्टर डीपी पांडे जी भी मार्गदर्शित कर रहे थे, और यह हकीकत भी, गण का मतलब समूह। और पूरे विश्व में सभी समूहों को जो साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है, यही इस नवनाथ मिश्रा का संस्कार है, यही यह भारतीय संस्कार है, यही यह हिंदू संस्कार है। तो राष्ट्रवाद केवल विभेद पैदा कर सकती है, एकता के अंश कुछ लोगों के बीच उत्पन्न करती है, बाकी पराराष्ट्रीय लोगों के साथ उसमें टकराव की प्रवृत्ति पाई जाती है। और राष्ट्रवाद के कारण ही प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा विश्व झुलसा। हमें अपने उस ऋग्वैदिक सभ्यता को पालन करना होगा, उस संस्कृति का अनुसरण करना होगा जो वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करती है, ना कि बाध्य करती है। यही गांधी की भी मूल्य है, यही अरविंदो घोष के भी मूल्य है, यही आचार्य मनु के भी मूल्य है, और अंबेडकर भी इसी को अपने भाव में प्रतिबिंबित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी राष्ट्र तब नहीं बढ़ता है कि जब विभागों के बंटवारे होते हैं। राष्ट्र तब बढ़ता है जब लोगों की आत्माएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये आत्मीय अनुभूति है। भूगोल तो कंट्री या संप्रभुता राज्य को बांट रहा होता है। तो आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में आप देश के भविष्य होंगे। आपको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है, जो देश के प्रशासक हैं, लेकिन प्रशासकों को और राजनीतिज्ञों को भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और उसको मार्गदर्शित करते हैं गणना करने वाले, यानी विचार करने वाले लोग, बौद्धिक वर्ग, शिक्षक वर्ग। राजतंत्र में भी आपने देखा होगा कि आचार्य द्रोण का कितना मान्य था, या गुरु वशिष्ठ का कितना मान्य था। तो हमें, मैं यहाँ आप ही से नहीं, जितने भी बौद्धिक शिक्षक गण या दल के लोग हैं, वैश्विक स्तर पर या भारतीय स्तर पर विद्वानों को सामने आना होगा, वरना प्रशासनिक तंत्र, पूंजीवादी तंत्र और नेताओं का जो संगठन है
पूरे विश्व को एक दिन हिंसा के मार्ग पर चला करके मानव सभ्यता का पतन कर देगा। तो यह आवश्यक है कि प्रशासकों को भी मार्गदर्शित किया जाए और राजनीतिज्ञों को भी मार्गदर्शित किया जाए, तभी इस लोकतंत्र को और इस गणतंत्र को मजबूत रखा जा सकता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बातों को कितना आत्मसात कर रहे हैं और उस आत्मसात करके इस गणतंत्र की पहचान को कितना आगे ले जा रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को कितना ज्यादा सशक्त कर रहे हैं। तभी आप जा करके वास्तविक प्रशासक होंगे, भारतीय मूल्यों को आत्मसात करने के साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को भी स्थापित करेंगे। और यही संयुक्त राष्ट्र संघ का भी लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। ये आप यूएन चार्टर को पढ़ करके देख सकते हैं।